हेलो एवरीवन, नमस्कार। यस, तो वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू की सीरीज शुरू करेंगे। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी पीसीएस, चाहे वो बिहार का हो या फिर यूपी का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो। जो भी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमने मतलब एमसीक्यू की सीरीज चलाई है। अभी इससे पहले आप हिस्ट्री की एमसीक्यू को देख ही रहे होंगे, उसकी मास्टर क्लास है। अब इस क्लास का पर्पस क्या है और क्यों हम ये करा रहे हैं उसको भी एक बार समझ लीजिए कि ये क्लास कराने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है रिगार्डिंग द जो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो पूरी तरीके से हो जाए। हम एक टॉपिक को बहुत गहन तरीके से, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स से संबंधित जो एमसीक्यूज होंगे उनको करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जुड़ना है, प्रत्येक दिन जुड़ना है। इस क्लास का पहले से ही नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, वो आपको नोटिफाइड हो भी जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और हम लोगों के साथ जुड़े रहे, है ना। तो अभी इससे पहले आप ज्योग्राफी के भी एमसीक्यूज देख चुके हैं, हिस्ट्री के एमसीक्यूज चल ही रहे हैं, या इससे पहले आपने पॉलिटी के एमसीक्यूज को भी पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से मैं भी अब इसमें अपना ये लेक्चर लेकर आया हूं और इसमें पूरी सीरीज करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स, अब टॉपिक्स कौन कौन से करने वाले हैं ये आने वाले वक्त में आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन जनरली जैसे बेसिक इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो हम कर लेंगे। इसके बाद मनी बैंकिंग करेंगे, इन्फ्लेशन करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे टैक्स कर लेंगे, पब्लिक फाइनेंस का। तो जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार भी, उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें इस तरीके के टॉपिक्स बहुत आसानी से आने चाहिए, है ना। तो बस इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा और आज की क्लास को शुरू करूंगा। तो एक बार वीडियो को सारे बच्चे शेयर भी कर दीजिए और फिर लेक्चर की शुरुआत भी कर ली जाए, है ना। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग आ चुके होंगे और मुझे देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड, पेन किधर गया? चलिए देखो जी, अब मैं आपके सामने एक पहला प्रश्न ला देता हूं और फिर हम एक एक करके उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो मेरी आवाज सबको को आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? एक बार यस कर दो या नो कर दो फटाफट जल्दी से। कोई कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के नेचर से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है और उसी से संबंधित प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है, ठीक है। अब वो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था वह सामाजिक प्रणाली है जो यह व्यवस्थित करती है कि संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाता है, ठीक है। सर प्रीलिम्स में कितना पैसा लगेगा? प्रीलिम्स के लिए आप परेशान मत होइए, आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स की क्लास आपने ऐप पर होगी, आपको ऐप डाउनलोड करवा देंगे हम 1 से 2 दिनों के अंदर, तो वहां से आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो अर्थव्यवस्था वह सामाजिक प्रणाली है जो यह व्यवस्थित करती है कि संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यानी कि इकोनॉमी इज अ सोशल सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेस हाउ रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड।
Second, the economics is a study of how we allocate scarce resources to meet our unlimited wants. तो यहां पर आप आंसर करिए जल्दी से कि आपको क्या लगता है कि क्या आंसर सही होना चाहिए। देखो जी, जब हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसी से आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो जब हम इकोनॉमिक्स कहते हैं तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक कैसा सिद्धांत है? थ्योरेटिकल। तो जो चीज थ्योरी में दी हो आप उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, है ना। ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें लिखी हुई होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अर्थशास्त्र स्टडी रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंजम्पशन। तो यही चीज है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनसे संबंधित अध्ययन। अब आपको उत्तर पता चल रहा होगा, इनसे संबंधित अध्ययन। तो देख सकते हो आप। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स क्या है? उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनसे संबंधित क्या है? अध्ययन है, ठीक। अगर मैं इसी को बदल के कर दूं कि ये जो अध्ययन है, उत्पादन, वितरण, उपभोग, इसकी एक व्यवस्था या कोई सिस्टम, तो वही चीज क्या बन जाती है? इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी तो मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी एक व्यवस्था है और इकोनॉमिक्स एक अध्ययन है, ठीक है। तो आ जाओ प्रश्न के ऊपर जरा देखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रश्न देखिए क्या लिख रहा था। अर्थव्यवस्था वह सामाजिक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है। तो हो गया, आंसर मिल गया हमें। फटाफट बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सभी लोग आंसर करिए। अब करिए आंसर। तो यहां पर क्या हो गया? अर्थव्यवस्था वह सामाजिक प्रणाली है। तो प्रणाली है कि नहीं? सिस्टम है कि नहीं? यस, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या हो गया? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन, देखो मिल गया अध्ययन, बोलो। तो अध्ययन हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो हम जाएंगे 1 और 2, किसके साथ सही जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करिए, किसके साथ जाएंगे? तो हमारा आंसर हो गया सी। क्या आंसर हो गया? सी, 1 और 2। तो दोनों आंसर सही हो गए। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें हम उत्पादन, वितरण, उपभोग के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रयास करते हैं कि उत्पादन, वितरण, उपभोग को इस प्रकार किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक पूरी व्यवस्था का नाम है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे भारत की व्यवस्था किससे संबंधित? उत्पादन से, वितरण से, उपभोग से। तो इसलिए हम यहां पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट, जरा देखिए। अर्थशास्त्र की शाखाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांचेस होती हैं। अब उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड आपको बातें करनी, समझनी है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पहला देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हिंदी नहीं समझ में आई तो इंग्लिश देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन स्टडीज ऑन द बिहेवियर ऑफ एंटायर इकोनॉमी। नाम से समझो, कह रहा माइक्रो और इंटायर, ठीक है। अब आंसर निकालेंगे हम, ठीक। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कह रहा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर वो इंडिविजुअल, छोटी छोटी प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
अब जरा देखिए क्या ये सही है या गलत है। आप इससे आंसर निकाल सकते हो। माइक्रो और एंटायर, मैक्रो और इंडिविजुअल, क्या होना चाहिए? आंसर करिए फटाफट, क्या होना चाहिए? जल्दी से देखिए आंसर, फटाफट आंसर देखिए जल्दी से, रिवीजन भी हो जाएगा यहीं पे, जल्दी आंसर करिए। तो डी, बाकी के लोग भी दीजिए आंसर। तो यहां से आपने क्या देखा कि देखो जी, अगर हमसे कोई पूछेगा, आंसर दीजिए, कहना कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है। कितनी? दो शाखाएं। एक होती है माइक्रो, ठीक है, और दूसरी होती है मैक्रो, ठीक है। दूसरी क्या होती है? मैक्रो। माइक्रो में जो हम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल, छोटे लोगों पर, यानी कि व्यक्तिगत करते हैं। किस पर करते हैं? व्यक्तिगत करते हैं, ठीक है। और जो मैक्रो में करते हैं, अगर हम देखें तो वहां पर हम करते हैं लार्ज स्केल, ठीक है, वहां हम करते हैं सामूहिक, सबकी। तो अब जरा देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स दो तरीके का होता है। एक छोटी छोटी समस्याओं को हल करना, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना। छोटी समस्याएं मतलब मांग, आपूर्ति, बाजार, इस तरीके की। बड़ी समस्याएं मतलब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, या फिर इस तरीके से रोजगार, इस तरीके की समस्याएं। तो अब जरा आओ, तो क्या देख रहे हो आप? माइक्रो मतलब क्या होना चाहिए था? इंटायर नहीं, इंडिविजुअल, छोटा होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखता है। ओके, डन करो सब लोग कि हाँ जी समझ गए कि अगर कहीं माइक्रो लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्तिगत छोटी छोटी समस्याओं को भी देखने, व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं को देखने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन समष्टि मतलब सब कुछ, है ना, तो वहां व्यक्तिगत नहीं, वहां सामूहिक। डन कर दो, ओके करो सब बच्चे कि हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, यस करिए। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये ऊपर नीचे स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्या आंसर सही होगा? डी। लेकिन अगर मैंने अब लिख दिया तो आप दोनों सही थे। हाँ, अब हम बिल्कुल सही कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? इंडिविजुअल की समस्याएं देखता है या इंडिविजुअल के बिहेवियर पर स्टडी करता है, और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एंटायर सिस्टम के लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। आ जाओ जरा, देखो जरा क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं। समग्र मांग, समग्र का मतलब होता है कुल मांग का मतलब क्या है? जरा देखिए, कुल मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीगेट डिमांड के कंटेक्स्ट में आपको सारे स्टेटमेंट देखने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीगेट डिमांड, ठीक। यह किसी भी कीमत स्तर पर एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को संबंधित कर। कितना सरल सवाल है। कुल मांग मतलब, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो कीमत कोई भी हो, पूरे देश की जो कुल मांग होगी वही कुल मांग होती है, ठीक है। कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग को ही कुल मांग कहते हैं। अच्छा जी, समग्र मांग कहते हैं। फिर कह रहे हैं इसे कभी कभी घरेलू अंतिम मांग भी कहा जाता है। घरेलू अंतिम मांग मतलब जो हमारे लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो सरकार हो, सबको जोड़ लीजिए, उनकी जो मांग होगी उसे ही कुल मांग कहेंगे, ठीक है। एक तो जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे एक पेन चाहिए तो ये मांग है, लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरे देश के बच्चों को पेन चाहिए तो देश के बच्चों की वो समग्र मांग है या कुल मांग, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तीसरा, समय के साथ कुल मांग सकल राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय आय और समय के साथ, अब जरा यहां पर लगाइए गेस कि क्या आंसर होना चाहिए। जरा आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कुल मांग का मतलब है कि जो देश के अंदर कुल वस्तु और सेवाएं की मांग है वही कुल मांग होती है, और कुल मांग बेसिकली घरेलू अंतिम मांग भी होती है। यहां पर ये लिखा हुआ है। बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर करो, आंसर करिए, सोचिए, आंसर करिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए।
हाँ जी, तो किसी ने लिखा थर्ड ए होना चाहिए। अच्छा, तीसरे का ए होना चाहिए, 1 और 2 ए। ओके, बाकी के बच्चे भी आंसर करें, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, तो आंसर हमारा आया, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिन भी बच्चों ने दिया है। कुल मांग का मतलब क्या हुआ? कुल या समग्र या जो आप एग्रीगेट डिमांड लिखते हैं, क्या है ये? इन सबका मतलब हुआ कि जो भी देश के अंदर कुल मांगा जाएगा वही कुल मांग होगी। तो पहला आंसर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि जो भी देश की समग्र मांग है, समग्र मांग का मतलब जो भी देश के अंदर वस्तुओं और सेवाएं मांगी जा रही हैं वही कुल मांग होती है। यहां पर लिखा अंतिम घरेलू मांग, क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक फाइनल डिमांड। तो देश की घरेलू मांग जो है वो बिल्कुल बराबर हो सकती कभी कभी, यस, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन नहीं सही है, सकल राष्ट्रीय मांग के बराबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय के बराबर कुल मांग नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 और 2 सही हो गया और हम जाएंगे 1 और 2 के साथ। देखो ये क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हैं, जिससे छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब आपको पता हो, तब हम जाकर आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तब हम एक एक वर्ड का सही से मतलब समझ पाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी। चलिए, अब देखो मैंने पीछे तो आपको कुल मांग का मतलब बता दिया, यहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है वो देखेंगे, समग्र आपूर्ति। पढ़िए हिंदी वाले, इंग्लिश वालों को तब तक मैं बताता हूं। एग्रीगेट सप्लाई, it is total supply of goods and services produced within a national economy during a specific period of time। क्या कह रहे हैं? किसी भी, कुल आपूर्ति का मतलब है कि किसी भी विशिष्ट समय सीमा के अंदर किसी भी देश के द्वारा एक जो भी उत्पादन किया गया है वही है उसकी कुल आपूर्ति। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्या लिखा है? Rising prices usually an indication that business should increase production to meet increased demand। बढ़ती कीमतें सामान्य तौर पर एक संकेत हैं कि व्यवसायों को बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक शेयर ठोक के कर देना फटाफट। हाँ जी, आगे आओ। देखो भाई, ये क्लास कराने का एक पर्पस साफ साफ है कि इससे आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब पता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चौथे का भी बता दिया, द इंक्रीज इन सप्लाई हेल्प्स टू ब्रिंग डाउन द नॉर्मल लेवल। अच्छा जी, देखो मैं आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, पहली चीज ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं? देखो हमारे देश में ना, पूरे दुनिया में एक होता है आपूर्ति का नियम। ठीक है, आपूर्ति का नियम क्या होता है? वो होता है जब कभी भी कीमत में वृद्धि होती है, याद रखना आगे भी एक ऐसा सवाल आएगा, तो आपूर्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था, फिर आंसर देना कि कुल आपूर्ति या समग्र आपूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, कि जो टोटल प्रोड्यूस्ड है, उत्पादन है, उसकी अर्थव्यवस्था में सप्लाई होना। ठीक है, दूसरा, जब कभी भी किसी चीज की कीमत बढ़ने लग जाए, कीमत बढ़ने लग जाए, तो बेटा उसकी आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो मोबाइल महंगे हो रहे हैं, तो मोबाइल को सस्ता करने के लिए क्या किया जाता है? मोबाइल की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है, यानी कि मोबाइल ज्यादा बनाए जाएं, तभी तो कीमत कंट्रोल होगा। तो आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कीमत कैसी हो जाए? कीमत सामान्य हो जाए। ठीक है, यानी कि कीमत कैसी हो जाए? कंट्रोल हो जाए। तो ये काम इसलिए किया जाता है। आओ जरा देखते हैं। अब देखेंगे यहां पर कि भाई एक क्या लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
जो प्रोड्यूस किए गए किसी एक देश के अंदर, वही है टोटल सप्लाई। स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने, है ना। दूसरा देखो, अगर कीमत बढ़ रही है तो यह एक संकेत है, यानी कि एक इंडिकेशन है कि व्यवसायों को, यानी कि जो बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ी हुई मांग को पूरा करना, यानी कि कीमत तभी बढ़ती है जब मांग बढ़ती है, तो उसे पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मान लो इस मार्कर की प्राइस बढ़ गई है, तो क्या ये एक प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है कंपनी वालों को कि भैया इसकी सप्लाई बढ़ाओ, और जिससे कि मार्केट में जब सप्लाई जाएगी तो यहां से इसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, है ना। से थर्ड आप देखिए, आपूर्ति में यहां वृद्धि कीमतों को सामान्य स्तर पर वापस लाने में मदद करती है, ठीक है। कह रहे हैं कि कभी भी अगर सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो मार्केट में खूब सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उससे कीमतें कंट्रोल होने लगेंगी। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, तो हम जाएंगे डी के साथ। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करेंगे वस्तुओं के प्रकार पर, ठीक है। तो वस्तुएं के प्रकार पर जरा नजर डाल लीजिए, फिर उसका आंसर करेंगे सब लोग मिलकर। पहले तो इंफीरियर वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन वस्तुएं क्या होती है, और महंगी और विलासिता वाली वस्तुएं क्या होती हैं। इन तीनों शब्द को समझ लो। देखो, इंफीरियर वस्तुएं वो होती हैं जब कभी भी हमारी इनकम बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी हमारी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? जब कभी भी इन्हें ही हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं कि अगर इनकम बढ़ी तो उनकी मांग कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास पैसे जब ज्यादा आ जाएंगे तो हम वही चीजें खरीदेंगे जो चीजें अच्छी हैं, सस्ती चीजें, घटिया चीजें क्यों खरीदेंगे? हम नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक। दूसरा होता है गिफिन। गिफिन क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए। जब कभी भी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जब कभी भी आय बढ़ेगी तो यहां पर इनकी मांग भी बढ़ेगी। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। ऐसी वस्तुएं जिनकी आय बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल लो आप, एग्जाम्पल लो। जैसे मान लो गिफिन एक प्रकार की हम ये कह सकते हैं इंफीरियर गुड्स ही होती हैं, यानी कि थोड़ी सी घटिया वस्तुएं ही होती हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी आलू खाता है और एक आदमी मीट भी खाता है, ठीक है, आलू और मीट दोनों खाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं कि आलू और मीट के भी प्राइस खूब ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, मान लो एक समझ लो, ऐसे समझो देश में वॉर होने लग जाए, ठीक है, तो अगर लड़ाई होने लग गई, इमरजेंसी लगने लग गई, कर्फ्यू लगने लग गया, तो अब बताओ, तो क्या उस स्थिति में आलू महंगा होगा? बिल्कुल महंगा होगा। लेकिन क्या उस स्थिति में आलू की मांग भी बढ़ेगी? यस, लोग ज्यादा भी खरीदेंगे आलू, है ना। तो गिफिन गुड्स कोई वस्तु नहीं होती, एक स्थिति होती है जिसके अंदर जब किसी भी ऐसी सामान्य वस्तु को लोग ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, वही हो गई गिफिन गुड्स, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे मान लो वॉर चल रही है, अब वॉर के समय गेहूं महंगा हो जाए, तो सामान्यतः गेहूं महंगा हो जाएगा तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन आपको पता नहीं कि वॉर कब रुकने वाली है, कर्फ्यू कब हटने वाला है, इमरजेंसी कब जाने वाली है, तो गेहूं महंगा भी होगा और ज्यादा भी खरीदोगे आप, है ना। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि गिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन कोई स्पेशल गुड्स नहीं है, वो सामान्य गुड्स ही हैं, इंफीरियर गुड्स ही हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जब ऐसा हो जाता है। फिर यहां लिखा महंगी वस्तुएं, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया गया वेबलिन। क्या इस्तेमाल किया गया? वेबलिन, ठीक है।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वेबलिन। तो वेबलिन गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो विलासिता से जुड़ी है, कोई भी चीज जो लग्जरी है, जैसे लग्जरी गुड्स के साथ क्या होता है? जितनी ज्यादा इनकी प्राइस होगी, जितनी ज्यादा इनकी प्राइस होगी, डिमांड भी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए देखो, एप्पल का फोन या आईफोन जो आप इस्तेमाल करते हो इतना महंगा है, तभी तो लोग इतना खरीदते हैं। महंगा ना हो ये खरीदेंगे? लोग नहीं खरीदेंगे। क्या मैं कहूं कि महंगी शराब, महंगी गाड़ियां, तो उनकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है जितनी वो महंगी होती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम वेबलिन गुड्स कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? कीमत ज्यादा तभी डिमांड ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का स्टेटस सिंबल होती हैं। क्या होती हैं? लिख लो सब लोग, स्टेटस सिंबल। ठीक है, तो जब स्टेटस सिंबल है तो जितनी महंगी उतनी डिमांड ज्यादा। ओके, तो हम चले प्रश्न की तरफ। जल्दी से यस कर दीजिए कि हाँ जी क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी आ जाओ भाई। देखिए, सस्ती वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के संबंध में जरा ध्यान दो। क्या कह रहे हैं? यह वह है जिससे आय में कमी से मांग में कमी आती है। जरा देख लो, आय में कमी से। अब बताओ, सस्ती वस्तु, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो क्या उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी? नहीं, आय कम होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी ना। बोलो यस, उसकी आय क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें सकारात्मक लोच है। सकारात्मक लोच का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनो। सकारात्मक लोच और नकारात्मक लोच का मतलब समझो। जब प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़े, इसको बोलते हैं सकारात्मक लोच। जब प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो तो इसको बोलते हैं नकारात्मक लोच। नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब ये, जब कोई चीज, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है ना, तो ये नकारात्मक, यानी कि एक ऊपर जाए दूसरा नीचे जाए तो नकारात्मक। लेकिन एक ऊपर जा रहा है दूसरा भी ऊपर जा रहा है तो सकारात्मक, है ना। तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। कभी लिखा हो सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब, नकारात्मक मतलब जो एक ऊपर जा रहा तो एक नीचे जा रहा, सकारात्मक का मतलब एक ऊपर जा रहा तो दूसरा भी ऊपर जा रहा। नकारात्मक का मतलब क्या है कि जब एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी भी नीचे जा रही है, दूसरी नीचे जा रही। तो मतलब यह है कि कीमत बढ़ रही तो मांग नीचे जा रही, कीमत बढ़ रही तो मांग ऊपर जा रही, तो कीमत बढ़ रही तो मांग ऊपर जा रही, तो सकारात्मक, कीमत बढ़ रही तो मांग नीचे जा रही, तो उल्टा चल गया ना, तो नकारात्मक। ऐसे देखना। अब इसमें आप देखो, कहते हैं इसमें मांग की सकारात्मक लोच है। खुद से सोच के देखो, क्या सस्ती वस्तु के साथ होता ही है? बताओ, इनकम अगर बढ़े या इस चीज की प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बताओ जरा, क्या होगा? आंसर करो। डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? तो हमारा आंसर क्या होगा? सर डिमांड, क्योंकि सस्ती है ना, घटिया है ना, कोई इंफीरियर है ना, कौन खरीदेगा? आप क्या इंफीरियर गुड्स खरीदते हो जब आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं? नहीं खरीदते हो ना, है कि नहीं? तो सो दैट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करें तो यहां वो नकारात्मक होगा। क्या होगा? नकारात्मक। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, डिमांड कम होगी, है ना, तो ये दोनों चीजें गलत हो गई। तो 1 और 2 दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए फटाफट। तो जो इंफीरियर गुड्स है, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होती है, लेकिन इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव। तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, बाकी के लोग भी आंसर करिए फटाफट जल्दी से। देखो जी, गिवन गुड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिवन गुड्स, देखो यहां एक दुर्लभ प्रकार की वस्तु, दुर्लभ मतलब सामान्यतः ऐसा नहीं होता, जनरली तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती, जिसमें कीमत बढ़ने से मांग में वृद्धि होती। अभी बताए थे ठीक है, कीमत बढ़ने पर मांग में कम हो जाती है। तो देख लो, इट इज अ रेयर टाइप ऑफ गुड्स इन विच अ प्राइस इंक्रीज लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड। ओके, ठीक है। हाँ, दूसरा, मूल्य वृद्धि का आय के प्रभाव के कारण उपभोक्ता इस सस्ते वस्तु को कम खरीदता है। इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज causes consumer to buy less of this cheap good। देख लो क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि भाई इनकम के कारण, इनकम इफेक्ट के कारण लोग इसे कम खरीदते हैं। तो गिवन गुड्स वाला आइटम समझा चुका हूं, याद करो क्या समझाया था कि अगर गिवन गुड्स है तो उसका सिस्टम क्या होगा, उसका सिंपल सा सिस्टम है कि वो एक होती इंफीरियर गुड्स ही है, लेकिन प्राइस बढ़ने पर उसमें डिमांड भी बढ़ जाती है, यही समझाया था। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी इनकम में थोड़ी भी बदलाव होगी तो मैं इसे ज्यादा ही खरीदूंगा, कम नहीं खरीदूंगा, है ना। हम इसका डिमांड ज्यादा ही करेंगे क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है ना। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की दुर्लभ वस्तु है जिसमें मांग में वृद्धि होती है अगर कीमत में वृद्धि होती तो। पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मूल्य वृद्धि, प्राइस बढ़ गया आय के कारण, आपके पास पैसा बहुत है तो आप इसे ज्यादा खरीदोगे या कम, बताओ। गेहूं आप ज्यादा खरीदते हो या कम खरीदते हो? तो मैंने बताया कर्फ्यू लग गया, फलाना लग गया, ये सब सिचुएशन आ गई, वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो आप इसे ज्यादा ही खरीदोगे ना, कम क्यों खरीदोगे? क्योंकि फिर आपको क्या लगेगा कि फ्यूचर में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। तो हम इसे कम नहीं खरीदेंगे बल्कि ज्यादा खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो सो दैट आंसर क्या हो गया, केवल 1, एक सही हो गया इसका आंसर। सेकंड आइए, विलासिता, याद करिए अभी बताया था, वेबलन गुड्स बताया था ना, विलासिता से जुड़ी हुई वस्तु। देखो जी, यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत में वृद्धि लोगों को इसे कम खरीदने के लिए हतोत्साहित करती है। वेबलन गुड्स कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु होती है जब कीमत ज्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे। मैंने अभी बताया था यह एक प्रकार का स्टेटस सिंबल है। क्या है? तो अब आप सोचकर आंसर देना कि कीमत ज्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे नहीं। दूसरा, इट इज बिलीव्ड दैट मोर एक्सपेंसिव गुड्स आर सुपीरियर। ऐसा माना जाता है कि जो बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। देखो जी, आंसर करिए। सबसे पहले मैंने बताया था, आप एग्जांपल लिए ना आईफोन का, जितना महंगा उतनी डिमांड ज्यादा या कम? उतनी डिमांड अधिक। और अगर वही आईफोन सस्ता कर दिया जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी लिखा, बी लिखा, ओके। देखो जी, जिसकी कीमत में वृद्धि ज्यादा होगी लोग इसे कम नहीं, भाई आईफोन ज्यादा खरीदेंगे ना तो ज्यादा, ठीक है। डिस्करेज पीपल टू बाई लेस इट, यानी कि क्या लोगों को हतोत्साहित करती कि कम खरीदें? नहीं, बल्कि ये उन्हें कहती ज्यादा खरीदो, ठीक है। तो वो ज्यादा खरीदने पर ध्यान देते। तो इसको अगर स्टेटमेंट को सही खरीद करना है तो कम नहीं करना है, अधिक खरीदना है, अधिक मांग करनी है इसकी, ठीक है। एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जितना महंगा होगा उतना बेहतर होता है, ऐसा माना जाता है। तो बी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट।
चला आइए, कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। ध्यान से सुनना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को यहीं समझा देता हूं। व्यष्टि अर्थशास्त्र स्टडी करता है, अगर आपसे पूछा जाए किस पर, इंडिविजुअल, ठीक है, प्रॉब्लम्स पर, यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं, आप आंसर दो अपना, पर अध्ययन करता है। ठीक है, व्यक्तिगत समस्याओं पर अध्ययन करता है। तो व्यक्तिगत समस्याओं में जैसे डिमांड, ठीक है, प्रोडक्शन, है ना, मार्केट, है ना, कि मार्केट कैसी होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, मांग क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, इन सब के बारे में अध्ययन करता है। छोटी छोटी समस्याएं, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे हिसाब से प्रोडक्शन होगा, है ना, छोटी छोटी समस्याएं, इंडिविजुअल, 1 to 1 सारी समस्याओं पर अध्ययन कर, स्टडी अबाउट इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक एक पर्सन की समस्याओं को कोशिश करता है कि वो समझे और उनको टैकल करे। तो आ जाओ जरा देखते हैं कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से, और जब कभी भी माइक्रो की जगह मैक्रो होगा तो वहां समस्याएं बड़ी हो जाएंगी। बड़ी समस्याएं मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है, ये छोटी छोटी समस्याएं नहीं। इन्फ्लेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इसके बाद देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, पॉवर्टी, है ना, ये सब, टैक्सेस, ये सब समस्याएं। आंसर करिए जल्दी से। तो अगर माइक्रो की बात करें तो कह रहे हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को समझना। उपभोक्ता व्यवहार का मतलब कह रहा डिमांड के बारे में बात करनी। उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है ना, छोटा सा एक आदमी, कि डिमांड कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल माइक्रो स्टेटमेंट सही है। बाजार की अंतरक्रिया, तो यहां मार्केट के बारे में कह रहा है कि मार्केट के बारे में स्टडी करना है क्या, बिल्कुल सही है ये, है ना। तीसरा, निर्माता के निर्णयों, यानी कि कह रहा प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो लिखा है ना, प्रोडक्शन, मार्केट, डिमांड, है ना। तो थोड़ा सा हमें यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं करना है कि रटना नहीं है, रट नहीं पाओगे, ये सब समझ से होगा। ठीक है, बार बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आ जाएगी वो चीज, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, है ना। एक तो तरीका है कि हम अवॉइड करें, नहीं करें तो उससे सिलेबस तो नहीं निकलने वाला, है ना। लेकिन हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बिल्कुल याद हो जाएगी चीज। ठीक है, मेरी बात समझ में आने की। एक है कि क्लास छोड़ के चले गए, अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उससे हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान। ठीक, तो बी द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, और हमेशा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुनो बातों को। ठीक है, बार बार करेंगे, कई लेक्चर्स में करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी और हम छोटी छोटी चीजों का मतलब निकालना भी सीख जाएंगे, है ना। हाँ, जैसे यहां पर लिखा है उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता क्या करता है, डिमांड करता है। बाजार की अंतरक्रिया, बाजार में क्या होता है, डिमांड सप्लाई, तो मार्केट। निर्माता के निर्णय, निर्माता का निर्णय किससे संबंधित है, प्रोडक्शन, है ना। तब ऐसे निकलती है छोटी छोटी बातें। एक एक करके चीजों को समझ समझ के निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब यहां पर कुछ बातें समझाई गई हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहां पर ये काम किया गया। हालांकि वो माइक्रो लिखा होना चाहिए था, मैक्रो लिखा हुआ है। अब देखो जी, एक चीज मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप इस चीज को करने का प्रयास, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब वहां पर आपसे पूछेंगे कि डिमांड मैंने बता दिया क्या है, ठीक है, या एक टर्म आ रहा है वहां इलास्टिसिटी। क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी, जिसको कहते हैं लोच। ध्यान से सुन लो मेरी बात,
पढ़ा नहीं होगा, मैं पढ़ा देता हूं। जैसे मान लो मैं अगर इसको खींचूं तो इसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, लेकिन ये खींच नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना बल इसमें लगा रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, यही तो मतलब है। लेकिन इसकी जगह कोई रबड़ होती तो वो खींचती कि नहीं? तो मैं ये कहता कि मैं बल लगा रहा हूं और मैं उसे खींच रहा हूं, लेकिन वो रिस्पॉन्स कर रही। अब कितना कर रही वो एक अलग बात। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी चीज की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है, और अब उस वस्तु की कीमत 12 रुपए हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि 12 रुपए कीमत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसमें 20% परिवर्तन आ गया। कितना आ गया? 20% परिवर्तन आ गया। कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन है? 20% परिवर्तन, ठीक है, 20% परिवर्तन, ठीक। अब आपका नॉलेज क्या कहता है? आपका नॉलेज ये कहता है कोई भी कीमत, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि सर जैसे दूध हो, मिल्क, अब मिल्क 10 रुपए का आता था, अब 12 का हो गया, तो आपको क्या लगता है कि मिल्क की मांग में कोई परिवर्तन होगा? हां होगा। लेकिन सर मिल्क की मांग में 10% का ही परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बात आई समझ में? मिल्क की मांग में 10% का परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मिल्क एक ऐसी गुड्स है जो कीमत बढ़ने पर बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होगी, है ना, क्योंकि लोग पिएंगे पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, क्योंकि जरूरी पार्ट का हिस्सा है ना। फिर मैं कहूं कि मान लो सर एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपए का था 12 रुपए का हो गया। जैसे मैं कहूं आलू टिक्की खाते थे, है ना, अब आलू टिक्की 10 रुपए की आती थी, अब 12 की आने लगी। तो हां यहां हो सकता है कि आलू टिक्की कोई जरूरी चीज तो है नहीं, बोलो, तो हो सकता है कि यहां 10% मांग में परिवर्तन हो गया हो। कितना? 10%, है ना। क्या हम यह कह सकते हैं कि मान लो कीमत 10 रुपए से 12 हुई, तो मिल्क में तो 10% की मांग में परिवर्तन आया, आलू टिक्की में 30% आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो आप जरा देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब कीमत बदलती है तो उसके रिस्पॉन्स में मांग कितनी बदलती है, इसे ही कहते हैं लोच। बात आई समझ में? कि हम ये समझ सकते हैं कि कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन। बात आई समझ में? बोलो जी। तो हम यहां कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस, तो कीमत की तुलना में मांग में कितना परिवर्तन होता है उसे लोच कहा जाता है। तो अब यहां देखो मैंने एग्जांपल दिया, कीमत 20% परिवर्तित हुई, लेकिन दूध में परिवर्तन 10% हो गया, मतलब उसकी मांग में, है ना। आलू टिक्की में 30% हो गया, तो हर जगह अलग अलग परिवर्तन होगा। इसको भी चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको। जैसे मैं कहूं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर कोई आपसे पूछे कि लोच का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहना मांग की लोच का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी की भी मांग की लोच निकालनी तो कैसे निकालूंगा? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देख लो कीमत में कितना परिवर्तन था बताओ? 20%। देखो 10 रुपए से 12 हुई तो 20%। अब मैं दूध का निकाल रहा हूं कि दूध में कितना लोच है, और दूध में कितना परिवर्तन था? 10%। तो डिवाइड कर दिए तो 1/2 आ गया, तो आ गया
0.5 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि मांग की लोच 1 से कम है। किससे कम है? 1 से कम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर ऐसे चाहें, लेकिन अगर मुझे आलू टिक्की के निकालना था तो कैसे निकालते कि 20% कीमत हो गई प्राइस की कम और आलू टिक्की की कितनी 30, तो डिवाइड कर दो आप, तो आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हाँ जी। तो अब यहां से 1.5 आ गई, तो हम क्या करते हैं कि मांग की लोच 1 से अधिक है। अब इसको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं बनाते, पहले ऐसे समझते हैं। अगर कहीं भी हम लिखा हुआ देखेंगे लोच क्या है, तो लोच के आगे 2 शब्द लिखे हुए देखेंगे कि मांग की लोच क्या है या आपूर्ति की लोच क्या है, 2 शब्द। ठीक, अगर मुझसे कोई पूछे कि मांग की लोच क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि ये पूछना चाह रहा है कि अगर कीमत में कोई बदलाव हुआ तो फिर उसकी मांग में क्या बदलाव होगा, ये जानना चाहता है। ठीक है। दूसरा, अगर वो हमसे पूछ रहा है आपूर्ति की लोच क्या है, तो वो ये जानना चाहता है कि कीमत में परिवर्तन से आपूर्ति का परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोच। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोच का मतलब था कि मैं किसी चीज को खींचता तो उसमें फोर्स लगाता, तो फोर्स के लगाने से उस ऑब्जेक्ट में कितना खिंचाव आया, तो वैसे ही यहां भी कितना परिवर्तन आया यह पता करना। ठीक है। अब देखो जी, कई बार क्या है, आपसे जब ये पूछेंगे तो आपके जो रिजल्ट आते हैं उनसे बहुत कुछ तय होता है। अगर लोच, ध्यान से सुनना, 1 है, ठीक है, यानी कि लोच 1 है, तो हम बोलते हैं कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। अब यूनिटरी इलास्टिक का मतलब हो गया कि इसमें कीमत और मांग में या कीमत और आपूर्ति में बराबर का परिवर्तन है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1 से कम आता है तो हम बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक, यानी कि बेलोच। बस इतना याद रखिए अभी के लिए कि अगर मेरा ये रिजल्ट इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 1 से कम आ गया तो इसको बोलेंगे बेलोच। क्या बोलेंगे? बेलोच। और 1 से अधिक आ गया रिजल्ट तो इसको बोलेंगे इलास्टिक। क्या बोलेंगे? यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन इलास्टिक है ये। ठीक है, इन इलास्टिक, और इसको बोलेंगे इलास्टिक। ठीक है। ओहो, क्या लिख दिया मैंने, इन इलास्टिक। ठीक है, और ये है इलास्टिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अभी मैं आपसे वही पूछूंगा, लिए लो। आपका उत्तर 1 से कम है तो भैया वो अधिक है, मतलब 1 से अधिक है तो इलास्टिक कहलाएगा, और 1 से कम है तो इनइलास्टिक कहलाएगा। अब ध्यान से सुन लो, जैसे मैं यहां पर निकालूं दूध का, तो दूध था 10% चेंज और कीमत थी 20% चेंज, तो आंसर आया 0.5। तो दूध में कैसी इलास्टिसिटी है? बेलोच, है ना। लेकिन आलू टिक्की में परिवर्तन 30 और प्राइस में परिवर्तन 20, तो आंसर कितना आ गया? 1.5। तो यहां पर कितना, कैसा परिवर्तन है? तो वहां पर है इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर निकालेंगे। हालांकि अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, आपूर्ति और देखो क्या पूछ रहा है, आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम क्या है? आपूर्ति का नियम आपूर्ति और मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? किसी भी चीज का नियम, मतलब जो मांग और आपूर्ति के नियम है, वो कीमत, अगर आपूर्ति का नियम है तो कीमत और आपूर्ति के बीच का संबंध दिखाएगा, और अगर मांग का नियम है तो कीमत और मांग के बीच का संबंध दर्शाएगा। यह चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। कह रहे हैं कीमत बढ़ने पर दी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। आपूर्ति का नियम यह कहता है कि कीमत अगर बढ़ रही है तो भैया सप्लाई भी बढ़ जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट यह है, आपूर्ति ढलान बाएं से दाएं की ओर और ढलान वाले बाएं होते हैं। अब ये स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं अभी अब करके दिखाता हूं। सप्लाई स्लोप्स आर रिजल्ट अपवर्ड फ्रॉम स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देखिए जरा जल्दी से आंसर करिए।
जल्दी से आंसर करिए, मैं सप्लाई स्लोप बना के आपको दिखा दूंगा या आपको दिखाई देता हूं, है ना? आ जाओ दिखा देता हूं। पहले देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? सिंपल सी बात है कि प्राइस जब जब बढ़ेगा तो बेटा क्या बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ, सप्लाई भी बढ़ेगी। यस या नो आंसर कर दीजिए, आंसर करो जल्दी से। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस एंड सप्लाई के रिलेशन को दर्शाता है, ये बात भी एकदम ओके है। संबंध को दर्शाता है, ये बात भी एकदम ओके है। टकाटक बोल दो कि हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अब लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ कैसा होगा? जैसे मैंने ये कह दिया कि ये प्राइस है और ये है सप्लाई, ठीक है? अब जैसे मान लो 10 रुपया प्राइस था, 12 रुपया हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो 10 रुपया होगा तो कम बेचोगे, 10 ही बेचते थे। 12 हुआ तो इन्होंने 20 बेचने की कोशिश करी। 14 हुआ तो इन्होंने और ज्यादा बेचने की कोशिश करी कि 30 बेच देते हैं। 15 हुआ तो ये 40 बेच रहे। अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? अपवर्ड, देख लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर, है ना? तो ये देख लो, ये ग्राफ जैसे जैसे कीमत बढ़ती आपूर्ति भी बढ़ती जाती, ठीक है? अब देख लो, अब यहां पर मैंने ग्राफ समझा दिया है, उसका पूरा आंसर ही दे दिया, आप आंसर देख लो। आपूर्ति क्या है देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है ऊपर की ओर देख लीजिए। आंसर करिए फटाफट, जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट जल्दी से। आंसर करें जल्दी से। तो हमारा आंसर क्या हुआ? देखो जी, आपूर्ति और मांग नहीं, कीमत के बीच का संबंध, ठीक है? स्टेटमेंट इसलिए गलत था, ओके? सेकंड, कीमत बढ़ने पर दी जाने वाली मात्रा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अभी बताया। यस, स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। क्यों सही है भाई? पहला कहां सही है? सिखा, डी क्यों लगाया? वहां आपूर्ति का नियम मांग से क्या संबंध है उसका? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर अपवर्ड स्लोप बना था, याद आया? यस, तो आंसर होगा बी, 2 and 3। दैट्स नॉट डी, डी नहीं। आपूर्ति का नियम, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, नहीं, डिमांड और उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, आ जाओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी बताया मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है। देखो जी, पहली चीज, लॉ ऑफ प्राइस क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी? सर कम होगी, ऐसे चलना, ठीक है? कम होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए फटाफट। कहते हैं कि यह हमेशा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। डिमांड के बारे में पूछ रहा है, तो डिमांड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सोच लो। सेकंड, सामान्य तौर पर एक से अधिक मांग, लोच कीमत की मांग बेलोचदार होती है। क्या कह रहा है कि अगर उत्तर एक से अधिक आ गया तो इसका मतलब वो बेलोचदार है। प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू इज मोर देन 1 इंडिकेट्स जनरली इनइलास्टिक, अभी बताया था। प्राइस बढ़ने से परचेजिंग पावर पर इफेक्ट होता है, सप्लाई कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने पर परचेजिंग पावर पर इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है यू हैव टू थिंक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सप्लायर। प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? जैसे मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मैं तो यही कहूंगा ना कि कीमत बढ़े तो मैं और सामान बेचूं। आप ऐसे सोच कर देखो, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी
तो और भी सामान हम बेचेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो उस सेंस में लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि हमें और सामान बेचना चाहिए। ठीक है, चलिए डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। तो हमेशा सकारात्मक होगा? नहीं, अभी बताया था क्या होगा, नकारात्मक। दोनों के बीच एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, नकारात्मक संबंध हो गया कि नहीं? हाँ जी, ये काट दो। बेलोच नहीं, एक से अधिक क्या बताया था, लोचदार। और एक से कम तब जाके ये सही होता है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो 1 और 2 यहां पर गलत हो गए दोनों, तो हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, 10वें का 11वें का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब जरा इसको समझने से पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं, ठीक है, तो आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। देखो भाई, हम जब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसको समझ एक बार समझा दूं फिर आंसर करें हम लोग। बोलो, ये देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान से समझना, टॉपिक पढ़ा रहा हूं और आसानी से कर लोगे। जनरली हम लोगों के पास 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, ठीक है बेटा, इसे हम नेचुरल सेक्टर या प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर बोलते हैं, बहुत मेहनत में खून पसीने की कमाई से काम करते हैं, इसलिए रेड कॉलर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जनरली एग्रीकल्चर, है ना, फॉरेस्ट्री, यानी कि हम ये कह सकते हैं या तो ये कृषि में लगे होंगे, मत्स्य पालन मछली पालन में लगे होंगे, बागवानी में लगे होंगे, है ना, इस तरीके की चीजों में लगे होते हैं। ठीक है, इसको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। डन कर दो ओके कि हाँ जब समझ गए कि खून पसीने कमाई नेचर से है, इससे संबंधित सवाल आएगा हम कर लेंगे। ओके, बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर को हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते तो जरूर हैं, लेकिन इसका काम है किसी भी चीज को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में बनाना। मतलब कच्चा माल अगर इनको दोगे आप, तो ये उद्योगों का प्रयोग करेंगे। उद्योग समझते हैं, इंडस्ट्री वगैरह का यूज करेंगे और चीजों को बनाएंगे। तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कई बार कह सकते हैं। और इसी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब चीजें इसी सेक्टर में होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब किसी चीज को रॉ से फाइनल में बनाना, उद्योगों वगैरह की मदद ले लेना, और मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तीसरा होता है जिसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, जिसको जनरली तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन इसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और यह ध्यान रखना, यह क्षेत्र हेल्पफुल होता है आपके प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। उनमें मदद के लिए लोग की लेबर की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो यहीं से जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहीं से जाएगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में यहां ये बुक सहायक होता है, तो सेवा क्षेत्र है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के बेसिस पर आज के समय पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी क्षेत्र से आता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इन सबके बाद अगर मैं और टर्शरी को आगे ले जाऊं और बेसिक क्लासिफिकेशन करूं, तो एक क्वार्टनरी सेक्टर भी होता है और क्वाइनरी सेक्टर भी होता है। पहले हम इसके सवाल देखते हैं, फिर क्वार्टनरी और क्वाइनरी वाले को भी कर लेंगे, है ना। आइए जरा क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरा देखिए, अब ये आंसर गलत नहीं होने चाहिए बच्चों, गलत नहीं होने चाहिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर करिए।
अब देखो आंसर क्या देना है। प्राथमिक क्षेत्र की मुख्य गतिविधियां कृषि, खनन और वानिकी और मछली पकड़ना है। अब ये तो आपको हमने वो कहते हैं ना प्लेट में सजा के दे दिया। फिर कह रहे प्राथमिक क्षेत्र कई अविकसित अर्थव्यवस्थाओं का आधार है। कई जहां विकास वगैरह नहीं है वो बेचारे प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं। उनकी नौकरी की प्रकृति के कारण उन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताओ, शिखा ने ए आंसर दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का कारण ठीक है जी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब ठीक है, मानते हैं, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड, अविकसित यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो फिर इनकम का सोर्स यही है। ब्लू कॉलर नहीं, रेड कॉलर बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? रेड कॉलर, रेड कॉलर, लाल। तो थर्ड तो गलत हो गया, 1 और 2 सही हो गया। फटाफट आंसर दे दो, 1 और 2, ग्रेट। आ जाओ, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को संचालित नहीं करता। अच्छा जी, कह रहे सेकेंडरी सेक्टर का संबंध उद्योगों से नहीं है, औद्योगिकीकरण नहीं, या कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इनटू रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। इस क्षेत्र को कभी कभी विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। हां जी, दीजिए आंसर, दीजिए फटाफट, बोलिए। तो पहली चीज आंसर दे दो, 13 का बी आंसर दिया है शाहरुख ने, ग्रेट, ओके। बी बी बी, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंध तो इसका है ही ना, इंडस्ट्री का तो पूरा यूज ही है, तो इंडस्ट्री की प्रक्रिया को संचालित करता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में बदलता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसे बुलाया जा सकता है। तो यहां पर हम बिल्कुल डालेंगे इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड, पहला गलत है क्योंकि इंडस्ट्री से संबंध है इसका। तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, देखो भाई टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, देखो भाई तृतीयक क्षेत्र कहते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज बोथ बिजनेस एंड फाइनल कंज्यूमर्स। यह सेवाएं देता है व्यवसाय और अंतिम उपभोक्ताओं को। अच्छा जी, आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार के लिए प्रेरक शक्ति है, सेवा क्षेत्र है। देखिए 13 का भी ओके, जल्दी से आंसर करिए। 14 का शाहरुख ने कहा सी। 2 सवाल और हैं, बस हो जाएंगे, फिर हम घर चलेंगे अपने अपने। हाँ जी, फोर्टीन का सी, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अंतिम सेवाओं देने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, सब इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब आओ चतुर्थ और पंचम क्षेत्र को भी समझ लो, फिर इसका आंसर देकर अपने अपने घर चलते हैं, कल मिलेंगे फिर। अब एक है यहां पर लिखा हुआ है कॉटनरी सेक्टर, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कि कॉटनरी सेक्टर जो है उनके लोगों को हम लोग मानते हैं व्हाइट कॉलर। क्या मानते हैं? व्हाइट कॉलर, ठीक है। एक तो ये बात, कॉटनरी सेक्टर्स हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे लोगों को माना जाता है, ठीक है। पढ़े लिखे मतलब जैसे टीचर हो गए, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग हो गए, इनको लोग मतलब प्रोफेसर, रिसर्च एंड डेवलप साइंटिस्ट, ऐसे लोगों को कॉटनरी सेक्टर का हिस्सा मानते हैं, इन्हें हम चतुर्थक क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन एक क्वाइनरी सेक्टर भी होता है जिसे हम लोग पंचम क्षेत्र बोलते हैं। वो लोग वो होते हैं जो हाईएस्ट, सबसे ऊपर बैठे हैं सिस्टम में। हमारे देश में हाईएस्ट डिसीजन यानी कि निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं वो लोग। तो सबसे ज्यादा महंगा क्या है देश में? गोल्ड, इसीलिए उन्हें गोल्ड कॉलर कहा जाता है,
ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो, गोल्ड कॉलर है वो, ठीक है। तो दो क्षेत्र और होते हैं। चलिए देखिए, आंसर दीजिए। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। यह अर्थव्यवस्था का वह खंड है जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेता है, उच्चतम स्तर के निर्णय लेता है, यानी कि इट इज द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट मेक्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने यहां पर देख लो क्या बताया, चतुर्थक क्षेत्र। इट इज अ रेड कॉलर फील्ड विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। क्या होना चाहिए? बोलो भाई। सी होना चाहिए, किसी ने लिखा बोथ। अच्छा जी बेटा, क्वार्टनरी क्षेत्र। यहां अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर के निर्णय क्वाइनरी में लेंगे ना, पंचम क्षेत्र में। यहां कहां सही हो गया ये? और ये रेड कॉलर नहीं है, रेड कॉलर तो एग्रीकल्चर वाले थे। बोलो, इनको व्हाइट कॉलर बोलना। क्या बोलना? व्हाइट कॉलर, ठीक है, व्हाइट कॉलर। तो ये भी गलत, वो भी गलत, तो डी इज करेक्ट आंसर। आओ जरा नेक्स्ट, क्वाइनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र अभी बताया हूं। अभी बताया हूं, अभी पहला स्टेटमेंट, इन्हें अक्सर गोल्ड कॉलर कहा जाता है। ऐसी सेवाएं सम्मिलित है जो समाज की भलाई, शिक्षा, संस्कृति और नेतृत्व की देखभाल करती। हाईएस्ट बॉडी में बैठे हुए लोग से देखो क्या क्या उम्मीद करते हो, ऐसा है क्या? दैट कैटर अच्छी एजुकेशन, कल्चर, लीडरशिप, ये सब। फिर लिखा है कि उच्च स्तरीय निर्णय लेना और शासन की गतिविधियां इस क्षेत्र के कामकाज का अभिन्न अंग नहीं है। मतलब हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस एक्टिविटीज आर नॉट इंटीग्रल टू दिस सेक्टर्स फंक्शनिंग। जल्दी से कह रहे हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग वगैरह इसका हिस्सा नहीं है। क्या सही है या गलत है? देखो भाई, सोलह का ए होना चाहिए। ही इज सेइंग दिस, ओके। ए, बहुत बढ़िया। इन्हें गोल्ड कॉलर कहा जाता है, बताया, स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो समाज की, बिल्कुल, जब वो लीडर होगा, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी करेगा, तो सब कुछ ध्यान रखेगा ना वो। अभिन्न अंग नहीं है, उसी पे तो बात हो रही है कि उच्च स्तरीय निर्णय यही लोग लेते हैं, तो ये गलत हो गया। 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। होपफुली क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से चीजों को कर भी लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है उन्हें अभी नहीं आ रहे हो पकड़ में, लेकिन धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम पर आ जाना है और रेगुलर क्लास का हिस्सा बनना है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी तक प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स नहीं लिए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि फटाफट प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स ले लो। 1 मिनट जाने से पहले 1 मिनट रुकना, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, 12 तारीख से वो अवेलेबल है, और जो लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं वो प्लीज परचेज कर लें कोर्स को। और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 011-41063482। तो यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको सबको बता देंगे। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।